हेलो फ्रेंड, इन फिजिक्स कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया था यूनिट डायमेंशन और वेक्टर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ओके, सो आई थिंक यू आर अमेज्ड बाय द वर्ड क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है? ठीक है, बट इट्स वेरी इजी। ओके, वेरी सिंपल। सो सी, देखिए फिजिक्स का एक ब्रांच होता है मैकेनिक्स, ठीक है, जो मेनली डील करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, और मैकेनिक्स को हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे स्टैटिक्स हो गया, डायनामिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टर्म ऑथर ने यूज किया क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, तो आप क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बता दो। ठीक है, देखिए जो मैकेनिक्स है उसको हम फिर फर्दर हम सब डिवाइड करते हैं कई पार्ट में। ठीक है, तो आपको ज्यादा ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको ये जानना है, ठीक है, कि मैकेनिक्स डील्स विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो मैकेनिक्स है इसी को फिर हम बाद में डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और क्लासिकल फिजिक्स या मैकेनिक्स जो है वो डील करता है माइक्रो ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, माइक्रो मतलब बिग ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो डील्स विथ, ठीक है, डील्स विथ मोशन ऑफ मैक्रो ऑब्जेक्ट, मैक्रो ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो क्लासिकल फिजिक्स है वो डील करता है मोशन ऑफ माइक्रो मतलब बिग ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिग ऑब्जेक्ट जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, बिग ऑब्जेक्ट। ओके, द सेकेंड वन इज क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। इट डील्स विथ micro particles, deals with motion of micro particles. Okay, for example, motion of electron, proton, etc. इसके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स के बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, जो केमिस्ट्री में है। ठीक है, इसके अलावा जो आप क्लास 12 में मॉडर्न फिजिक्स एक एरिया है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, हल्का सा पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। अदरवाइज क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हायर स्टडी मतलब हायर क्लास में स्टडी किया जाता है। ठीक है, बीएससी एमएससी में इसका स्टडी किया जाता है क्वांटम फिजिक्स। ओके, तो मेनली यहाँ पे आपको डील करना है क्लासिकल फिजिक्स के बारे में। तो क्लासिकल फिजिक्स का सिंपल मतलब ये होता है, ठीक है, कि डील्स विथ मोशन ऑफ माइक्रो ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब बिग ऑब्जेक्ट। ओके, सो थोड़ा सा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में जान लेते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, कि सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये रेस्ट में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये रेस्ट कंडीशन इसको बोलते हैं इनर्शिया स्टेट। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है जो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, ठीक है, ये सरफेस से क्या होगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ये एक स्मूथ सरफेस है। ठीक है, स्मूथ सरफेस। वैसे नेचर में कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं हो सकता। ठीक है, जब आप उसको माइक्रो स्केल पे देखोगे, स्मॉल स्केल पे देखोगे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, गड्ढा होगा, कुछ ना कुछ डेप्थ होगा। ठीक है, जो क्या करेगा, जो बॉल के मोशन को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन ये सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ रहेगा, फिनिश्ड रहेगा, ठीक है, पार्टिकल क्या होगा, उतना ज्यादा दूर तक मूव करेगा। लेकिन कि मान लो ऐसा हो कि ये सरफेस आइडियली स्मूथ हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन हो ही नहीं। ठीक है, जो प्रैक्टिकली नहीं होता है। ठीक है, तो ये बॉल क्या होगा, बॉल कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है, ये जो बॉल है, ठीक है, ये बॉल ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका जो मोशन है, वेलोसिटी इसका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यदि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम क्या कहते हैं, कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, तब तक क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है, ठीक है, कि किसी ऑब्जेक्ट पर, इसको समेशन बोलते हैं। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स होता है, ओके, नेट फोर्स होता है, मतलब फोर्स का सम जो है वो 0 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके,
तो यानी कहने का मतलब यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, और यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। तो ये रेस्ट में है और ये यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यहां पे ये होता है कि वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है, ठीक है, दैट इज वेलोसिटी क्या है इसका, वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है, ठीक है। हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीड, ठीक है, क्योंकि स्पीड यदि कांस्टेंट होगा, स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, ओके। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि स्पीड नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ पे आपको सिंपली इतना याद रखना है कि समेशन ऑफ एफ इज जीरो, मतलब नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगा, until and unless some external force is not applied on this object। ये क्लियर है? चलिए, नाउ व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सपोज यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और वेलोसिटी इसका u है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस पे एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो आपने एक फोर्स लगाया F एक्सटर्नल, मतलब बाहर से एक फोर्स लगाया आपने, तो ये बॉल क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम इसका स्पीड हो जाता है v। तो पहले स्पीड कितना है इसका u, बाद में कितना हो जाता है स्पीड इसका v, ठीक है, इन टाइम t, ओके। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि एक टर्म होता है मोमेंटम, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां देखिए इनिशियली बॉल का स्पीड कितना है, u है, तो कहने का मतलब ये हुआ, और मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर जो p इनिशियल होगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो होगा मास m है आपका, और वेलोसिटी कितना है u, तो m इंटू यू, और मोमेंटम जो फाइनल होगा वो होगा m इंटू v, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका v है। अब देखो यदि ये बॉल यहां से यहां चला जाएगा, ठीक है, मतलब आफ्टर सम टाइम बॉल क्या करेगा, टाइम को बॉल क्या करेगा, स्पीड को चेंज करेगा, यानी बॉल का स्पीड चेंज करने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, ठीक है। तो जब स्पीड चेंज होने में टाइम लगेगा, मतलब यू से वी बनने में कुछ क्या कहते हैं टाइम लगेगा, तो इसका मतलब मोमेंटम को भी चेंज होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, अच्छा एक मिनट हट जाइए, पहले मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो अब चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है, तो नाउ योर चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा p, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज, तो इट इज p फाइनल, मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, दैट इज mv माइनस mv, ठीक है, mv माइनस mv। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कई बार बताया कि रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम इज, ठीक है, मोमेंटम इज डेल्टा p बाई डेल्टा t, ठीक है। अब मान लीजिए टाइम काफी स्मॉल है, ठीक है, इफ टाइम इज वेरी स्मॉल, तो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। सो इफ टाइम, ठीक है, टाइम इज वेरी स्मॉल, दैट इज मतलब सडनली क्या होता है, बॉल का स्पीड चेंज हो जाता है, दैट इज डेल्टा t टेंड्स टू 0, ठीक है। तो इस केस में डेल्टा p बाई डेल्टा t, और डेल्टा t क्या है आपका टेंड्स टू 0 है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं dp बाई dt,
ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी। और ये जो क्वांटिटी है इसी को हम बोलते हैं फोर्स एफ, ठीक है। और यही न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है जी, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होगा, देयरफॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। जब हम प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू dp बाई dt। अब ये जो k कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, k इज 1। सो फोर्स F इक्वल टू dp बाई dt, तो ये हो गया d बाई dt इंटू मास इंटू वेलोसिटी। अब मैंने आपको एक रूल बताया था डिफरेंशिएशन का, ठीक है, कि d बाई डी टी, ठीक है, और बताया था कि मैंने कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन मास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। वैसे मास भी चेंज होता है, ठीक है, लेकिन ये आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मास को क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो ये मास आपका बाहर आ गया dv बाई डी टी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू m। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, ठीक है, वो आपका होता है dp बाई डी टी, और इसको हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये कहता है क्या कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन, ओके। तो गांधी ने कहा था ना कि तुम किसी को एक थप्पड़, ये तुमको एक थप्पड़ लगेगा, तुम क्या करोगे उसको, ठीक है। गांधी ने कहा था अपना गाल बढ़ा दो, बट ऐसा मत करना, ठीक है। तुम भी क्या करना, एक थप्पड़ लगा देना, ठीक है, क्योंकि उसने एक्शन किया, तुम क्या करोगे, रिएक्शन करोगे। दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखो यहां पर ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो ये इस पे फोर्स लगाता है, ठीक है, और ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो यानी एक फोर्स हो गया एक्शन और एक फोर्स हो गया रिएक्शन, ठीक है। तो जब दोनों फोर्स लगा रहे हैं तो फिर ऑब्जेक्ट रुका हुआ क्यों है, तो ये ऑब्जेक्ट इससे रुका हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो एफ नेट है वो क्या है, एफ एक्शन प्लस एफ रिएक्शन। अब देखो एफ एक्शन एफ रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो दोनों क्या हो गया, दोनों हो गया अपोजिट वेक्टर। तो एफ है और एफ आर को तुम लिख सकते हो ना माइनस एफ है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो वेक्टर। तो फोर्स कितना लग रहा है, 0 न्यूटन। ये मैंने वेक्टर में पढ़ाया था, वेक्टर को रिवाइज करने पहले, ठीक है, देन सी दिस वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। सो नाउ वी आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि एक हेवी पार्टिकल है, ठीक है, एक हेवी पार्टिकल है जिसका मास है 0.50, मास है 0.5 kg, ओके। इट इज हैंगिंग फ्रॉम स्ट्रिंग, मतलब इसको एक स्ट्रिंग से हैंग किया गया है। स्ट्रिंग को हिंदी में रस्सी बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग। एंड दिस स्ट्रिंग इज फिक्स्ड विथ रूफ, और ये जो स्ट्रिंग है कहां पे है, ये रूफ में अटैच है, ठीक है, फिक्स विथ रूफ। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स। आपको निकालना है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, किसके ऊपर, फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय a string on the ball, फोर्स exerted by
स्ट्रिंग ऑन बॉल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए, पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ये मस्ट है। तो देखो एक हेवी पार्टिकल है जिसका मास कितना है 0.5 किलोग्राम है, ठीक है। इट इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग फिक्स्ड विद अ रूफ, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, एक रूफ बनाया, ये आपका रूफ है, दिस इज योर रूफ। रूफ से स्ट्रिंग फिक्स है आपका, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रिंग फिक्स है आपका, और यहां पे क्या हो रहा है, एक बॉल यहां पे हैंग कर रहा है, ठीक है, जिस बॉल का मास है m, ठीक है, हमने मान लिया m बॉल के मास का, ठीक है। अब देखो तो कहता है कि आपको पता करना है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द बॉल, मतलब स्ट्रिंग कितना फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, ठीक है, बॉल पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो देखो पहली बात है कि बॉल के अंदर मास है, और जो स्ट्रिंग का मास है ना, इसको लगभग हम 0 मानते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग का मास जो है, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे अभी हम क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या करते हैं, बड़े पार्टिकल के ऊपर हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहां हमने मान लिया कि स्ट्रिंग का मास कितना है, 0 है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये जो बॉल है, ठीक है, बॉल पे क्या होगा, नीचे एक फोर्स लगेगा m इंटू जी, जिसको ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो यदि यहाँ पे mg फोर्स लग रहा है, तो आप जानते हो किसी भी सिस्टम पर जब फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, बॉल नीचे फॉल कर जाएगा, ओके। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो इस mg फोर्स को बैलेंस किया जाएगा एक अलग फोर्स से, जिसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स, ओके। टेंशन होता है जैसे रस्सी के अंदर खिंचाव आ गया, तनाव आ गया, ठीक है, उसको टेंशन बोलते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते तो बोलते हैं ना मैं टेंशन में हूं, ठीक है। तो स्ट्रिंग में क्या हुआ, स्ट्रिंग में खिंचाव आ गया, तो स्ट्रिंग में टेंशन आ गया, ठीक है। लेकिन तो ये जो है ये इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखो क्या होता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो यदि आप स्ट्रिंग पे फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रिंग भी क्या करेगा, आप पे फोर्स लगाएगा। अभी आपने पता था ना, कोई आपको एक थप्पड़ लगा तो आप क्या करोगे, एक थप्पड़ लगाओगे उसको, ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने फोर्स लगाया स्ट्रिंग के ऊपर, स्ट्रिंग आप पे फोर्स लगाया, आ रहा समझ लो। तो ये जो फोर्स है, ठीक है, दिस फोर्स, ठीक है, दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द क्या बॉल, ठीक है, दिस फोर्स। चलिए ये फोर्स क्या होता है, इक्वल और अपोजिट होता है। तो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो ये जो बॉल है, ठीक है, जो बॉल मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है। जब ये बॉल मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस बॉल पे जितना भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस फोर्स का नेट सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि डायग्राम से बॉडी क्या है, फ्री है ना, बॉडी को हमने पॉइंट मान लिया, इट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। हमें निकालना है बॉल के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो एक टेंशन ऊपर लग रहा है और एक mg नीचे लग रहा है, ठीक है। तो यदि हम इसको पॉजिटिव मान लेंगे, ठीक है, वाई एक्सिस को हम ऊपर वाले पार्ट को पॉजिटिव मान लेंगे और इस वाले पार्ट को हम नेगेटिव मान लेंगे, ठीक है। तो मुझे अब एक बात बताइए कि टोटल जो फोर्स है, नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, वो कितना है बताइए। तो देखिए यहां पे कितना फोर्स लग रहा है, यहां पे टी फोर्स लग रहा है, प्लस यहां पे कितना फोर्स लग रहा है, यहां पे लग रहा है आपको माइनस mg फोर्स, ठीक है। चलिए लेकिन आप जानते हैं कि नेट फोर्स 0 है क्योंकि पार्टिकल के रेस्ट में है। जब पार्टिकल रेस्ट में होगा या पार्टिकल जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में फोर्स आपका 0 होगा, न्यूटन की फर्स्ट लॉ से। तो ये आपका 0 है, तो 0 इक्वल टू क्या होगा, टी प्लस माइनस mg। तो t बराबर क्या होगा, t बराबर होगा mg, और m कितना है आपका, m है आपका 0.5 और g को हम 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो इतना न्यूटन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.0 न्यूटन। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि ए ब्लॉक ऑफ मास m, a block of mass m is pulled on
a smooth horizontal surface, a smooth horizontal surface by a string making angle theta with horizontal as shown in figure। मतलब डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अच्छी बात है कि डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, आपको डायग्राम प्लॉट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो कहता है क्या कि इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, if the acceleration of block, ठीक है, block is a, यदि acceleration a है तो find the force applied by the string and by the table also, on the block। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए जरा, ठीक है। इस तरह का एक डायग्राम है, यहां पे एक बॉक्स रखा हुआ है और ये थीटा है, ब्लॉक का मास m है और ये कोई पर्सन है बेचारा पुल कर रहा है इसको, ठीक है। दिस इज द पर्सन पुलिंग दिस, ठीक है, दिस पर्सन इज पुलिंग दिस, ओके, ये पर्सन इसको पुल कर रहा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ए ब्लॉक ऑफ मास m, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है m है, पुल्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन 0 है, मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ एज शोन इन फिगर, ये पर्सन जो पुल कर रहा है इसको। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज ए, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, ए है, यानी ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है जी। ए, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय ए स्ट्रिंग एंड द टेबल ऑन द ब्लॉक, आपको ये पता करना है कि टेबल के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, और इसके अलावा क्या कहते हैं उसको, स्ट्रिंग के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाता है किसके ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। तो मैंने क्या बताया था, पहले क्या बनाओगे, पहले बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये है आपका बॉक्स, ये बॉक्स है ना आपका। तो मैंने क्या बताया था, जब स्ट्रिंग में तनाव होगा तो उसमें क्या लगेगा, टेंशन फोर्स। आपको तनाव होगा तो क्या करते हो, टेंशन लेते हो ना, बट फिजिक्स में टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, फिजिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट। इट इज थीटा, ओके। अब इस बॉक्स का मास दिया हुआ है m, तो आप जानते हो ना किसी ऑब्जेक्ट का मास m होगा तो उस पर क्या होगा, mg फोर्स लगेगा, ठीक है, उस पर लगेगा mg फोर्स, ठीक है। अब ये जो mg फोर्स लग रहा है तो बॉक्स को नीचे गिरना चाहिए ना, लेकिन बॉक्स नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो यदि बॉक्स नीचे फॉल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स है, ठीक है, और उस फोर्स को लगाया जाता है इस सरफेस के द्वारा, ठीक है। जिस फोर्स को बैलेंस किया जाता है इस सरफेस के द्वारा लगाया गया फोर्स के द्वारा, ठीक है। तो इस सरफेस के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको हमने मान लिया कुछ देर के लिए फोर्स आर, ओके। एनी प्रॉब्लम? तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ठीक है। सो यू विल प्लॉट फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ड्रॉ करते हैं एक एक्स एक्सिस और दूसरा हम लेते हैं वाई एक्सिस, ओके। अब हम क्या करते हैं कि हमेशा जो हम एक्स और वाई एक्सिस मान लिए हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके ओरिजिन पे हम क्या करते हैं, इस मास को रखते हैं। तो यहां पर ये मास है, ओके, ये बॉक्स है यहाँ पे है, ठीक है। आगे से आप बॉक्स, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम है तो आप बॉक्स को नहीं बनाओगे, बॉक्स को पॉइंट मान लोगे, ठीक है। अब देखो इस बॉक्स पे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो ऊपर है फोर्स आर, नीचे कितना फोर्स है, ये थोड़ा डायग्राम टेढ़ा हो गया है, नीचे mg फोर्स लग रहा है, और इसी बॉक्स के इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स है t, और ये जो एंगल है ये आपका है थीटा। क्लियर है? चलिए
अब देखो टी का ये कंपोनेंट क्या होगा, तो आप जानते हो, आपको मैंने वेक्टर में पढ़ाया था कि वेक्टर यदि थीटा एंगल बनाएगा एक्स के साथ तो इसका एक्स कंपोनेंट होता है वेक्टर इंटू कॉस थीटा और इसका वाई कंपोनेंट होता है वेक्टर इंटू साइन थीटा, तो टी साइन थीटा। ओके, अब हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं। तो आप जानते हो कि इधर का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये डायरेक्शन क्या होता है, तो ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव होता है और ये डायरेक्शन क्या होता है आपका, दिस वन इज नेगेटिव। पर यहाँ क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि दिस बॉक्स इज मूविंग विद एक्सीलरेशन ए। बॉक्स कहां मूव कर रहा है, बॉक्स मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन, बॉक्स इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि चूंकि बॉक्स एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पर जो टोटल फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो टोटल फोर्स क्या कर रहा है, बॉक्स को मूव करवा रहा है। लेकिन चूंकि बॉक्स का मोशन वाई एक्सिस पे जीरो है, ठीक है, तो वाई एक्सिस पे क्या करता है, टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एज बॉक्स मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कहने का मतलब समेशन ऑफ टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज ए। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, बट बॉक्स इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो ए वाई क्या होगा आपका, जीरो। सो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वाई, और ए वाई क्या आपका जीरो है, तो दिस इज एम इंटू जीरो, दैट इज जीरो। इक्वेशन नंबर 2। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताइए जरा। तो समेशन ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है कि एक्स के अलॉन्ग सारे फोर्स को ऐड करें, तो एक्स पर तो एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स है, टी कॉस थीटा, तो दिस इज टी कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अच्छा बताइए ये समेशन ऑफ एफ वाई कितना होगा, देखिए वाई पर ऊपर एक फोर्स लग रहा है आपको टी साइन थीटा, तो एक फोर्स है आपका टी साइन थीटा, दूसरा फोर्स है आपका आर मतलब रिएक्शन फोर्स, ओके, जो टेबल के द्वारा लगाया जाता है बॉक्स के ऊपर, और थर्ड फोर्स mg है, लेकिन mg कहां पर है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, ध्यान दीजिए इस चीज को, ये क्या होगा माइनस mg। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ओके, फर्स्ट एंड थर्ड, so summation fx is t cos theta, so t cos theta equal to ma। ठीक है, ma, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। ठीक है, 5 मान लीजिए, और फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, इक्वेशन सेकंड में क्या दिया हुआ है बताइए जरा। इक्वेशन सेकंड में दिया हुआ है आपको समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, और समेशन एफ वाई कितना है, टी साइन थीटा प्लस आर माइनस एम जी, तो टी साइन थीटा प्लस आर माइनस एम जी इक्वल टू है 0 यहां पे। ठीक है, यहां पे है 0, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए टेंशन है, टेंशन का वैल्यू कितना है, एम ए बाई कॉस थीटा, तो टेंशन का वैल्यू एम ए बाई कॉस थीटा है, तो देयर फॉर एम ए बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस आर माइनस एम जी इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, तो आपको निकालना क्या है, आर निकालना है ना, तो आर इक्वल टू कितना होगा, तो ये एम जी हो गया माइनस एम ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिएक्शन, मतलब टेबल के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाता है, ये वाला पहला पार्ट हो गया। ठीक है, और टेंशन कितना हो गया, सॉरी एम ए बाई सॉरी एम जी माइनस एम ए tan थीटा। ओके, दिस इज द आंसर।
सेकंड नाम क्या निकालना है? सेकंड नाम को निकालना है, क्या क्या निकालना है इसको, आई एम सॉरी, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब वो टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो टेंशन फोर्स कितना है आपका? तो टेंशन फोर्स है आपका MA बाई कॉस थीटा, टेंशन फोर्स है MA बाई कॉस थीटा। दिस इज योर आंसर। चलिए ये क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। रेस्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये एक वुडन मशीन है, ठीक है, या ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड का मतलब किसी एंगल पे झुका हुआ है, ठीक है, इंक्लाइंड है, तो एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। और ये जो प्लेन है ये थीटा एंगल बनाता है, यहाँ पे कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। और यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, और ये जो मास है ये आपका M1 है, और यहाँ पे पुल्ली लगा, पुल्ली मतलब झिरनी होता है, तो यहाँ एक पुल्ली लगा हुआ है और पुल्ली से स्ट्रिंग अटैच है। और यहाँ पे दूसरा मास है जो आपका है M2, दूसरा मास है आपका M2, ओके। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइन, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ओके, थीटा की वैल्यू कितनी होगी। और सेकंड आपको ये बताना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइन ऑन द बॉडी ऑफ मास M1, मतलब ये जो M1 है, M1 पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो डायग्राम भी दो बनेगा, ठीक है, दो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले फोर्स को प्लॉट कर लीजिए ब्लाइंडली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इधर कितना फोर्स है, टेंशन फोर्स है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम करेंगे। यहाँ पे क्या है आपका फोर्स R है, ओके, और ये सेंटर ऑफ मास है, यहां से नीचे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, नीचे एक फोर्स लग रहा है mg, ओके। जनरली क्या होता है, जो मोशन का डायरेक्शन है उसको हम मान लेंगे x एक्सिस, ठीक है, तो मोशन के डायरेक्शन को मान लेंगे x एक्सिस। तो ये जो डायरेक्शन है आपका, दिस इज योर x और x डैश, और मोशन का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसको हम मान लेंगे y एक्सिस, y और y डैश। यहां तक प्रॉब्लम है। चलिए आपने क्या किया ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर। तो यदि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल थीटा आपका है, तो ये एंगल जब थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बताइए, दिस एंगल। ये डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बन गया, मैं इसको अलग से प्लॉट करता हूं, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे ये आपका x एक्सिस है और यहां पार्टिकल है आपका, और दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है, और नीचे फोर्स लग रहा है mg, ये फोर्स है आपका mg, ठीक है, और ये फोर्स परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, परपेंडिकुलर भी है। लेकिन यहाँ पे डायग्राम में ये भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है नीचे, ये परपेंडिकुलर है ना, चलो अब देखो ये परपेंडिकुलर इसके नीचे ले। अब मुझे एक बात बताओ तुम जरा कि ये 90 डिग्री है, ये तुम्हारा थीटा है, ये तो ट्रायंगल बना लो यहाँ पे, ठीक है। चलो ये थीटा है, ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा बताओ, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अब देखो यहाँ पे, तो ये एंगल तुम्हारा 90 माइनस थीटा है, तो जब ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा है, ये कितना होगा, थीटा होगा। आ रहा समझ में? अब देखो एक्स पे कौन सा फोर्स लग रहा है तुम्हारा, एक्स पे तुम्हारा फोर्स है टेंशन, यहाँ पे mg हो गया, और यहाँ पे फोर्स तुम्हारा क्या है r,
तो mg थीटा एंगल बना रहा है y एक्सिस के साथ, तो mg का ये कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा, और mg का ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। ये पहला डायग्राम बना। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेस्ट में है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेस्ट में है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि टोटली तुम्हारा फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस पे वो 0 होगा। अब एक्स पे राइट में कितना फोर्स है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इधर टी है, इधर mg sin थीटा है, और mg sin थीटा नेगेटिव होगा तो t माइनस mg sin थीटा इक्वल टू 0। तो t कितना होगा, mg sin थीटा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। यहां देखो y एक्सिस पे भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में है, तो समेशन एफ वाई तुम्हारा क्या है, 0 है। y पे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, r, नीचे कितना फोर्स है, mg cos थीटा इक्वल टू 0। तो r कितना होगा बताओ, r होगा mg cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इस डायग्राम को तुमने देखा ही नहीं, तो अब इसको देखो जरा, तो देखो नीचे क्या लग रहा है, M2G। तो M2G कौन बैलेंस करेगा, टेंशन। मैंने क्या बताया था आपको, एक थप्पड़ को लगाया तो अब एक थप्पड़ लगाओगे, तो यहां पे भी क्या होगा, एक टेंशन यहां लगेगा, ठीक है। अब यहां देखो, ये जो फोर्स था, ये फोर्स आपका mg क्या था, ये जब निकाला था, ये था mg cos थीटा, ये था mg sin थीटा। तो mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए हमने टेंशन लगाया, तो फिर क्या हुआ, इस एक्शन का रिएक्शन होगा, फिर आप क्या करोगे, फिर एक रिएक्शन इधर से लगा दोगे, टेंशन टेंशन। तो दैट इज द एग्जैक्ट डायग्राम, जो डायग्राम बनाओगे, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में एवरीथिंग इज डायग्राम, ठीक है, तो डायग्राम बहुत मैटर करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में है, तो चूंकि ये रेस्ट में है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 होगा, और नेट फोर्स कहाँ पे लग रहा है, y एक्सिस पे। तो यहाँ पे क्या होगा, t माइनस m2g इक्वल टू 0। तो सीधा क्या लिखोगे, t इक्वल टू m2g। तो t इक्वल टू आपका हो गया, चलो स्मॉल mg कर दो, ठीक है, स्मॉल mg, इसको मान लो आप स्मॉल m। इक्वेशन नंबर 3। अब इसको सॉल्व कर दो आपस में, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। रेस्ट क्लास में हम वी विल डिस्कस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।